हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हम जो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 22 है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का जो मेजर पार्ट है वो तो हमने कवर कर लिया है। आज जो हम उसका पार्ट कवर करेंगे मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि अब तक जो हमने कवर किया था कि पार्लियामेंट कैसे एक लॉ बनाती है, पार्लियामेंट कैसे बजट को पास करती है, किसी भी पर्सन्स को मतलब जजेस को हटाना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो कैसे एक मोशन लेकर आएगी। अब इन्हीं को जो पार्लियामेंट जो टॉपिक है उसमें बाँटा गया है, इसके हर टॉपिक में बाँटा गया है। तो ये देखते हैं मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के क्या अलग-अलग रोल हैं। तो हमारे इंडिया के जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पार्लियामेंट सबसे क्या एक सेंट्रल पोज़ीशन पर है और सेंट्रल पोज़ीशन के पर होते हुए इसके बहुत सारे काम होते हैं। और इसके पास एक एक्सटेंसिव पावर मतलब इतनी पावर है कि जो चाहें वो संविधान के प्रति जो है वो कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो पावर दी गई है वो किसे दी गई है? पार्लियामेंट के लिए। तो इसके फंक्शंस को डिवाइड किया गया इन कुछ बेसिस पे। जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल पावर और अदर पावर ऑफ दी। तो ये 7 सब सब टॉपिक्स में इनकी पावर्स को डिवाइड किया गया है। तो इन सातों को वैसे तो हम कवर कर चुके हैं, इसको कवर करेंगे। तो पहली बात यही कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द फंक्शंस, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस, इससे क्या मतलब है कि जो संसद है उस संसद की जो विधायी शक्तियां हैं, मतलब किसी विधेयक को एक लॉ को बनाने के लिए उसकी कौन कौन सी पावर्स हैं और क्या क्या वो काम करती है। तो जब पार्लियामेंट जो है प्राइमरी फंक्शंस है, प्रमुख मेन काम क्या है पार्लियामेंट का? मेन काम यही है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रशासन को चलाने के लिए, सुशासन को चलाने के लिए कानून बनाना। और ये कानून किनके द्वारा बनाया जाता है? जो भारत के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। तो और इसीलिए इसके पास एक एक्सक्लूसिव पावर मतलब एक पूर्णता ही पावर है, ये कानून बना सकते हैं। और किस पर बना सकती हैं? ऐसे सब्जेक्ट जो कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है। अब यूनियन लिस्ट 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट में कवर होते हैं उन पर इससे विशेषता पूर्णतः ये अधिकार है कि उससे संबंधित किसी पर भी ये लॉ बना सकती है। अब यूनियन लिस्ट में पहले जो थे वो 97 सब्जेक्ट थे। अब जो है वो एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया गया है, तो प्रेजेंट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 98 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर पार्लियामेंट का पूरा राज पूर्ण मतलब अधिकार है कि वो इन पर कानून बना सकता है। अब कौन सा एक जो जोड़ा गया है वो आपको बताना है कमेंट में। अब जो बची हुई पावर है ऑन द रेसिड्यू सब्जेक्ट जो दैट इज स्टेट सब्जेक्ट्स नॉट इन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। अब जैसे स्टेट जो तुम्हारी यूनियन लिस्ट पर तो ये बनाते बनाते कानून है, और इन तीनों लिस्ट में से यदि कोई भी ऐसा टॉपिक बचता है जो इनमें कवर नहीं होता है तो उस पर भी पार्लियामेंट की पूरी पावर दी गई है इसे कि वो कानून बना सकती है। अब कॉन्करेंट लिस्ट के संबंध में देखें तो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब एक ऐसी लिस्ट जिस पर स्टेट और पार्लियामेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में अभी प्रेजेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ओरिजिनल का मतलब है यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब इसमें 47 सब्जेक्ट रखे गए थे। तो इसमें से 5 सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट जो है वो जोड़े गए हैं, और ये कहाँ से लिए गए थे? स्टेट जो लिस्ट है उसमें से उठाकर 5 ऐसे टॉपिक्स हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। The parliament has overriding powers, that is, the law of parliament prevail over the law of the state legislature in case of a conflict between the two। यानी कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर अगर कोई भी मतभेद होता है, मतलब एक कानून ऐसा कि जो स्टेट ने बनाया दिया है और उसी विषय पर कानून जो है पार्लियामेंट ने बनाया है, तो ऐसे केस में जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है वो प्रेवेल करेगा कॉन्करेंट लिस्ट केस में। तीसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट enumerated in the state list which at present has a 59 subjects usually 66 under the following five abnormal circumstances। यानी कि अब कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट इन पर तो अधिकार है ही है। अब तीसरी जो आती है वो आती है स्टेट लिस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि वो स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, 5 ऐसी कंडीशंस हैं जब ये कंडीशन के देखते हुए जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट पर। अच्छा, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट कितने हैं? तो अभी तो प्रेजेंट में है 59 सब्जेक्ट्स और ओरिजिनली में इसमें कितने थे? 66 सब्जेक्ट। यानी कि 7 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इसके जो हटाकर 7 सब्जेक्ट हटाकर 5 तो देखो यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दिए थे, एक चला गया था यूनियन लिस्ट में और एक सब्जेक्ट से उसको हटा दिया गया था। अब कौन कौन सी 5 ऐसी परिस्थिति हैं जिनमें जो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है? तो पहला तो यही है
कि जब राज्यसभा पास अ रिज़ॉल्यूशन टू दैट इफेक्ट, कि जब राज्यसभा एक रिज़ॉल्यूशन उस प्रभाव में मतलब पास कर देती है। देखो लोकसभा का मतलब क्या है कि लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, वो भारत के लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। जबकि राज्यसभा किसको रिप्रेज़ेंट करता है कि स्टेट्स को। तो अगर राज्यसभा रिज़ॉल्यूशन पास कर देता है और कहता है कि इस स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है, इस पर कानून बनाए, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, यानी कि आर्टिकल 352। यदि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो ऐसे केस में भी पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार आ जाता है कि वो कानून बना सकते हैं किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। तीसरी कंडीशन है व्हेन टू और मोर स्टेट्स मेक अ जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट, कि जब दो या दो से ज़्यादा राज्य ये रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि ये उनकी जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, उसमें जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर वो कानून बना दे पार्लियामेंट, तब पार्लियामेंट कानून बनाती है। चौथी है व्हेन नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। अब देखो जैसे-जैसे जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पीएम के हैं, कि जो फॉरेन टूर पर जाते हैं। अब जो एक देश से जब दूसरे देश में जब जाते हैं, तो वहाँ उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं या बहुत सारे कन्वेंशन ऐसे, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो इनमें जो भी जो शर्तें रखी जाती हैं, वो अपने देश में लागू करने के लिए, अगर इन्हें उसको इफ़ेक्ट में लाने के लिए कोई भी अगर लॉ बनाना होता है, चाहे वो लॉ जो बना रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो क्यों ना स्टेट लिस्ट का ही पार्ट क्यों ना हो, स्टेट लिस्ट का पार्ट हो, फिर भी ये उस पर बना सकते हैं। 5वीं कंडीशन यही है व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इन ऑपरेशन इन द स्टेट, यदि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किसी भी राज्य में, तब भी पार्लियामेंट के पास ये अधिकार हो जाता है कि वो स्टेट लिस्ट पर जो है, वो स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक पर कानून जो है वो बना सकते हैं। तो ये ऐसी 5 कंडीशंस थी जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर अपने जो कानून है वो बना सकते हैं। इसमें ऑल द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 6 वीक आफ्टर इट असेंबली, यानी कि जब अगर सपोज करो प्रेसिडेंट साहब ने कोई भी ऑर्डिनेंस इशू किया है, ऑर्डिनेंस कब इशू किया है, जब पार्लियामेंट रिसेस में, मतलब पार्लियामेंट लगी हुई नहीं है, तब ऐसे केस में जब पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है, रीअसेंबल होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो है पार्लियामेंट या तो उसे पास कर दे, अन्यथा जो है वो खत्म हो जाता है। द पार्लियामेंट मेक लॉ इन अ स्केल्टर फॉर्म एंड ऑथराइज द एग्जीक्यूटिव टू मेक डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन विद द फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट लॉ। दिस इज नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यानी कि क्या है, पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, जैसे उन्हें पता लगी कि यदि स्वच्छता से संबंधित कोई भी एक लॉ बनाना है, तो वो क्या इसका एक फ्रेम तैयार करेंगे कि भाई क्या-क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है? क्या-क्या होना चाहिए, किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, कहाँ-कहाँ ये लागू होगा। ये सब चीज़ें जो एक फ्रेम बना के तैयार कर देती है, कौन? हमारी एग्ज़ीक्यूटिव। पार्लियामेंट बना इस ए करती है। जब बल्कि जो एग्ज़ीक्यूटिव है उसका मेन काम क्या है कि अब इसमें जो भी अंदर प्रोविज़न्स, जैसे कि यदि कोई भी इन लॉ को नहीं मानता है तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी, ठीक है? फ़ाइन क्या होगा? अगर कोई सज़ा है तो सज़ा कौन है? किसको पावर दी जाएगी? कौन सज़ा देगा? कितने समय में क्या होगा? तो ये सब चीज़ें जो है, काम किसका काम है इस करने का? वो एग्ज़ीक्यूटिव का है। तो इसी को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब दूसरा टॉपिक है एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का मतलब कौन है? जो हमने पढ़ा था, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, उन्हें कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एक रेस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के लिए, जो भी अपनी पॉलिसीज हैं और एक्ट के लिए। इसीलिए पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पे। अब कैसे कंट्रोल करती है कि देखो, उन पे समय समय पर क्वेश्चन पूछती है, कोई चीज़ है उस पर डिस्कशन करेगी। अगर उन्हें लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव का अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब जो सरकार पावर में है उसका जो अपना बहुमत है, जो अब विश्वास खो चुकी है, तो उसके अगेंस्ट क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आती है, एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आती है। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, सेंसर मोशंस, जिनके द्वारा जो पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ इट कमेटीज लाइक द कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पिटीशन एटसेट्रा। यानी कि सभी तरीके के जो ऑप्शंस हैं वो पार्लियामेंट में मेंबर्स को दिए गए हैं कि कैसे वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेंगे। अगर ये सपोज करो ये ऑप्शंस अगर नहीं दिए जाते, तो एग्जीक्यूटिव ना तो रेस्पॉन्सिबल रहता और ना ही अपने काम के प्रति उतना जिम्मेदार रह पाता। तो द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। देखें, अगर जो मिनिस्टर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव जो है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए। यानी पार्लियामेंट का मतलब क्या, कौन कौन हो गया?
लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट, इनके लिए तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर सादा में देखें तो किसके लिए? लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा जो है वो किसका? हाउस ऑफ द पीपुल्स है, इसीलिए। एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई देखो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल तो है ही है, साथ ही साथ क्या है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल भी है। कि अगर जो मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर ये भी है कि जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो लोकसभा के लिए भी रहते होते हैं, जबकि इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के लिए होते हैं। दिस मीन्स दे कंटिन्यू इन ऑफिस सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी मेंबर इन द लोकसभा, यानी कि वो लोकसभा में कब तक रहते हैं? जब तक उनमें लोकसभा में कॉन्फिडेंस है, मतलब लोकसभा में बहुमत है उनका, तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। अन्यथा जो है उनको हटा दिया जाता है। जब उनका जो विश्वास लोकसभा से खत्म हो जाता है तो उन्हें रिजाइन देना पड़ता है। द लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट गवर्नमेंट फॉलोइंग बेस। अब किन किन तरीके से जो है वो लोकसभा अपना एक्सप्रेस कर सकती है कि सरकार का जो बहुमत नहीं है? बाई नॉट पासिंग अ मोशन ऑफ थैंक ऑन द प्रेसिडेंट इनॉग्रल एड्रेस। ये देखो हर इलेक्शन के बाद और हर साल जो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट में, तो उसको जो मोशन ऑफ थैंक जो पास कराते हैं, भाई अगर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब अगर हम यहाँ देखें कि भाई 443 मेंबर हैं और सरकार 443 की बहुमत से बनती है। अगर सरकार का बहुमत नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो मोशन होगा, मोशन ऑफ थैंक्स है, उसको पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर ये पास नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि सरकार का विश्वास खो चुकी है अपना पार्लियामेंट में। दूसरा है मनी बिल को रिजेक्ट करके, मनी बिल है उसको अगर रिजेक्ट कर दें, ठीक है, वो पास अगर नहीं हो पाता है तब भी मान लो कि सरकार बहुमत नहीं है। तीसरा है एक सेंसर मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन। फोर्थ यानी डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन अ वाइटल इशू, कोई भी मुद्दा है उस पर उसके जितने फेवर में वोट पड़ने चाहिए उससे ज़्यादा कहीं उसके अगेंस्ट में वोट पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। पांचवा है बाई पासिंग अ कट मोशन। कट मोशन जो हमने भी देखे थे डिमांड को लेकर किए जाते हैं, तो उन्हें पास करके। Therefore, the first function of parliament can be said to be select the group which is to form the government, support and sustain it in power so long as it enjoyed confidence। इसमें सब वो बताया गया है कि कैसे कैसे कि वो पावर में रहेगी, क्या उनको कॉन्फिडेंस होगा, नहीं है तो जनरल इलेक्शन कराया जाएगा। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में। तीसरा है फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शंस। अब देखो फाइनेंशियल पावर हमने पीछे जब कवर किया था तो उसमें जो बजट है, फाइनेंशियल बिल्स हैं, ये सभी क्या है? ये फाइनेंशियल पावर्स हैं पार्लियामेंट की, जो बताती हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कैसे कैसे काम करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे नो टैक्स कैन बी लीविड और कलेक्टेड एंड नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि कोई भी टैक्स ना ही तो लगाया जा सकता है, ना ही उसको कलेक्ट किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा, और उस अथॉरिटी को कौन अप्रूव करेगा? पार्लियामेंट। इसीलिए जो बजट है वो कहाँ रखा जाता है? पार्लियामेंट में, उसके अप्रूवल के लिए। Enactment of the budget by the parliament legalize the receipt and expenditure of the गवर्नमेंट फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जो बजट जो लाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो पार्लियामेंट जब उस चीज़ को पास कर देती है कि ठीक है, जो भी सरकार को चलाने के लिए उसके जो खर्चे हैं कितने होने चाहिए, कितनी रेवेन्यू हुई है, उन सब चीज़ों को जब संतुष्ट हो जाती है तब पार्लियामेंट उस चीज़ को पास कर देती है। तो मेन पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। The parliament also scrutinize government spending and financial performance with the help of its financial committees। अब जितनी ये फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं, अभी हमने देखा था जब बजट बनाया जाता है तो वो अपने-अपने डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के पास जाती हैं, और वो डिपार्टमेंटल कमेटीज़ जो है उसको स्क्रूटनी करती हैं, उसके बाद कहीं जाके पार्लियामेंट में वो बजट पास होता है। तो यही सब इसमें बताया गया है। द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल मैटर ऑपरेट्स इन टू स्टेज। अब 2 स्टेज बताई गई हैं कैसे एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल रहता है। एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करती है पार्लियामेंट। तो पहला है बजट कंट्रोल। बजट कंट्रोल का क्या है? कंट्रोल बिफोर द एप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स थ्रू द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। कैसे कि कैसे जो ग्रांट्स, मतलब जो बजट में हमने देखा था कि अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ को अपना चला काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो जब वो डिमांड जब वो माँग करते हैं, तो कमेटी जो होती है वो उसको मंज़ूर करती है कि हाँ, इनको इतना पैसे दिया जाए। दूसरा है पोस्ट बजट कंट्रोल। बजट के बाद दैट इज कंट्रोल आफ्टर द एप्रोप्रिएशन और ग्रांट थ्रू दी 3 फाइनेंशियल कमेटी। जो कमेटीज़ बनाई गई हैं, 3 फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं। अब ये 3 कौन-कौन सी कमेटीज़ हैं आपको कमेंट में बताना है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। नहीं है तो आपको सर्च करना है कौन-कौन सी 3 फाइनेंशियल ऐसी कमेटीज़ हैं जो इस पर कंट्रोल करती हैं और पूरा उसको एग्ज़ामिन करती हैं बजट को। द बजट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी दैट इज पार्लियामेंट
grant money to the government for one financial year. If the granted money is not spent by the end of the financial year, then the balance expire and return to the consolidated fund of India. यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जो भी पैसा मंजूर किया जाता है बजट में, अगर वो पैसा 1 साल के अंदर अगर सरकार खर्च नहीं कर पाती है, तो जो बचा हुआ जो बैलेंस होगा वो किसका पार्ट बन जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। यानी कि जो बचा हुआ पार्ट वो है वो इसमें जमा हो जाता है। इसी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? रूल ऑफ लैप्स। यानी कि टाइम रहते ही आप खर्च कर लो, अन्यथा वो क्या है? लैप्स हो जाएगा। However, the observance of this rule lead to the heavy rush of expenditure toward the close of the financial year। ये वो कहना है कि इसीलिए देखें तो एक फाइनेंशियल ईयर के एंड आते आते क्या है कि जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मतलब जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो जल्दी जल्दी उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं, ताकि वो अगर नहीं तो फिर वो जमा हो जाएगा, और इसी को क्या कहा जाता है? मार्च रस। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शंस। संवैधानिक शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो पार्लियामेंट is vested with the power to amend the constitution by way of addition, variation और repeal of any provision। यानी कि संविधान में कोई संशोधन करना है या कोई भी एक नई चीज को जोड़ना है या उसमें कुछ बदलाव करने हैं, तो मेन पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। तो जो मेजर पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद द स्पेशल मेजोरिटी। अब एक मेजर पार्ट है, यानी कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा पार्ट जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही उसको अमेंड किया जाएगा। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? सॉरी, that is a majority of total membership of each house and a majority of not less than 2/3 of the members present and voting in each house। यानी कि उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि दोनों सदनों की जो जितनी भी मेंबरशिप है, जितने भी सदस्य हैं, उनकी बहुमत के द्वारा, साथ ही साथ जिस दिन वो पास हो उस समय पर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, इन्होंने वोटिंग में पार्ट किया है, उसका मेजोरिटी हो। यहाँ पर दो बातें दी गई हैं। एक तो क्या है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा की जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बहुमत, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि जिस दिन पास वो होगा, फाइनली जो पास होगा, उस समय पर सदन में मौजूद जितने भी सदस्य हैं उनकी बहुमत के द्वारा पास किया जाएगा। ये सिर्फ कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। एंड कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको सिंपल मेजोरिटी से भी जो है वो अमेंड किया जा सकता है। अब सिंपल मेजोरिटी कौन सी होती है? अब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि नॉर्मल है कि अगर हम बात करें लोकसभा में अलग एक मेजोरिटी के द्वारा और राज्यसभा में अलग, राज्य जितने भी इनके मेंबर्स हैं उनकी साधारण बहुमत के द्वारा इसको पास किया कर दिया जाए, इसको कहते हैं क्या? सिंपल मेजोरिटी। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको अमेंड किया जाएगा पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी में। यानी कि जो फर्स्ट वाली है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, मतलब जो फर्स्ट वाली मेजोरिटी है उससे साथ ही साथ में क्या है कि कुछ राज्यों के द्वारा भी, एंड विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। यानी कि जो राज्य के विधानमंडल है, राज्यों के द्वारा भी उसको पास किया जाएगा, कम से कम आधे राज्य। और ये जो स्टेट जो पास करेंगे वो एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किए करेंगे। However, the power to initiate the process of the amendment of the constitution lie exclusively in the hand of the parliament and not the state legislature। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो फाइनली पावर दी गई है ना हमारे संविधान संशोधन की, वो किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है, ना कि राज्य के विधानमंडलों के लिए। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस रखे गए हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट से कि जैसे क्रिएशन ऑफ और एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। यदि किसी भी राज्य की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो कब बनाई जाएगी? जब उस राज्य की, जब वो राज्य मांग करता है, और जब वो राज्य मांग करे पार्लियामेंट से कि भाई हमारे यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, तब उनके स्टेट के बिहाफ पे पार्लियामेंट जो है वो बनाती है। बेस्ड ऑन द रिजोल्यूशन द पार्लियामेंट मेक एन एक्ट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू दैट इफेक्ट टू सम ऑफ द। अब ये कहना है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है वो तीन तरीके से, तीन मेथड बताए हैं, इन तीन मेथड से कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अमेंड कर सकती है। पहला क्या है कि सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी व्हाट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ ऑल द लेजिस्लेचर। यानी कि आधे राज्यों के द्वारा भी उस पर सहमति मिले। Constituent power of the parliament is not unlimited. It is subject to the basic structure of the constitution. In other words, parliament can amend any provision of the constitution except the basic feature of the constitution। यानी कि बेसिक फीचर का जो प्रोविजन है वो कब निकल कर आया है?
ये निकल कर आया था केशवानंद भारती केस 1973 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग्स में ये कहा था कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारे संविधान का हर एक पार्ट जो है अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो समय समय पर जो है वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक 5 जुडिशियल पावर एंड फंक्शंस। अब जुडिशियल पावर क्या है भाई पार्लियामेंट की? तो पार्लियामेंट की जुडिशियल पावर्स तो यही है कि पहला कि इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई वो हमारे संविधान का अगर उल्लंघन पर संविधान का यदि कोई वायलेशन होता है तो प्रेसिडेंट को वो इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट एक मोशन लाकर उनको हटा सकते हैं। दूसरा है इट कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, और ऐसा ही वाइस प्रेसिडेंट को भी ऑफिस से हटा सकते हैं। इट कैन रिकमेंड द रिमूवल ऑफ द जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैग एंड टू द प्रेसिडेंट। यानी क्या है कि ये प्रेसिडेंट से कह सकता है कि भाई किस किस को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दे, इलेक्शन कमिश्नर को हटा दे, साथ ही साथ कैग को हटा दे। अब वो कहेगा जब जब ये एक उनके अगेंस्ट उनका जो रिमूवल है वो पार्लियामेंट में पास कर देगा। चौथा पॉइंट है इट कैन पनिश इट मेंबर्स और आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ इट प्रिविलेज और इट्स कंटेम्प्ट। यानी कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर यदि जो पार्लियामेंट की अवमानना करता है या उनके जो अधिकार हैं प्रिविलेजेस हैं उनको ब्रीच करता है, उसके लिए भी जो है पार्लियामेंट जो है वो उन्हें पनिश कर सकते हैं। 6 फंक्शन है वो है इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस। अब चुनाव संबंधित क्या पावर्स हैं? द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्लियामेंट भी पार्टिसिपेट करती है और राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं और इलेक्ट कर देती हैं। और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करता है। द लोकसभा इलेक्ट इस स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वाइल द राज्यसभा इलेक्ट इट्स डेप्यूटी चेयरमैन। लोकसभा क्या कि अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी को चुनती है, वैसे ही राज्यसभा चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन उनको चुनती है। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथराइज टू मेक लॉ टू रेगुलेट द इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टू द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू वॉच द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि जो भी चुनाव कराया जाएगा पार्लियामेंट के लिए, राज्य की विधानसभाओं के लिए, उसके संबंध में जो है वो कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और इसके संबंध में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है जिसमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट है 1952 में, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का जो इलेक्शन कराया जा करता है। सातवां है कुछ अन्य पावर्स हैं, मतलब अब जो अब तक कवर नहीं की गई हैं पावर उसके फंक्शंस वो 7वें में रखी गई हैं। जैसे इट सर्व एज द हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी इन द कंट्री, इट डिस्कस वेरियस इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। यानी कि हमारे देश की एक सबसे हाईएस्ट बॉडी है जो किसी भी मुद्दे को, किसी भी एक टॉपिक को डिस्कस करती है, ठीक है। इट अप्रूव ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाती हैं, उनको फाइनली अप्रूव कौन करता है? पार्लियामेंट। तीसरा है इट कैन क्रिएट और एबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी कि राज्य की जो विधान परिषद जो होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाना है या उनको खत्म करना है, कौन करता है? पार्लियामेंट। लेकिन कब? जब राज्य की विधानसभा उस संबंध में उनसे कहती है तब। चौथा है इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया, अल्टर द बाउंड्रीज एंड चेंज द नेम ऑफ स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। किसी भी यूनियन टेरिटरी का मतलब इंडियन यूनियन के किसी भी राज्य का कोई नाम बदलना है, किसी की बाउंड्रीज है या किसी की एरिया कम ज़्यादा करना है तो ये किसके पास पावर है? पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। चौथा है इट कैन रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यानी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है उनका क्षेत्र कितना होगा, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, कितने जजेस वगैरह होंगे, या एक ही हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट होगा 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए, ये सब कौन तय करता है? पार्लियामेंट। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था फंक्शनल्स, जो मल्टीनेशनल फंक्शंस ऑफ रोल ऑफ द पार्लियामेंट, ये कवर होता है। अब हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे इन इफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यानी कि कहाँ कहाँ पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं अप्लाई होता है,
वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।